हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी आर्ट्स इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है कि सीडीपी की क्लास चल रही है आपकी, और सारा ही कोर्स कंप्लीट करवा दिया है। सैद्धांतिक सारे ही पार्ट चैप्टर सिलेबस वाइज आपके पहले चैप्टर से लेके शुरू करवा के और जो है अब लास्ट चल रहा है। और अब जो है एमसीक्यू क्वेश्चन भी हमने चालू कर दिए हैं, और जो कि आपको वीडियो लगातार जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। तो बच्चों, सीटेट का एग्ज़ाम आपका अब जो है डेट थोड़ी चेंज हो गई है, 14 दिसंबर हो गई है। तो 14 दिसंबर पहले 15 दिसंबर थी, तो एक दिन कम हो गया है किसी वजह से। फ़िलहाल जो भी है आपको जो है तैयारी अपने अच्छे से करना है अपनी डेट के हिसाब से। और चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के क्वेश्चन हैं हमारे बाल विकास एवं शिक्षा मनोविज्ञान के। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर आपके पावलव, स्किनर, फ्रायड या युंग। आपको बताना है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। तो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय कार्ल युंग द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और यह अचेतन मानव का एक एकत्रित अनुभव है जो वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप में हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग द्वारा दिया गया था। युंग का पूरा नाम है कार्ल युंग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इरोस शब्द संबंधित है। इरोस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। आपको बताना है इरोस शब्द मानव जीवन की कौन सी मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए कि इरोस शब्द जो है मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। तो यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर 1। इरोस शब्द जो है मानव जीवन की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। अहम, अगला देखिए, अहम निर्देशित होता है। अहम किसके द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शन देखिए, सुख के सिद्धांत के द्वारा या वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा या सामान्य सिद्धांत के द्वारा। किसके द्वारा अहम निर्देशित होता है। देखिए, अहम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित, फ्रायड के अनुसार देखो, अहम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का एक मुख्य भाग है। फ्रायड के अनुसार अहम जो है इसका तात्पर्य चेतना या बुद्धि से है। यह व्यक्ति का वह अंश है जो वास्तविकता से संपर्क रखता है। यह व्यक्तित्व का केंद्र होता है। क्या चीज़, व्यक्तित्व का केंद्र कौन होता है, अहम होता है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2, वास्तविकता का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है। कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में क्या होता है। भूख अधिक बढ़ जाती है, या भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है। भूख कम हो जाती है, या भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। देखिए, कालीसिस्टोकाइनिन जो है एक प्रकार का हार्मोन है जिसका संबंध दवाओं से होता है। यदि किसी व्यक्ति को इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसकी भूख एवं प्यास दोनों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कालीसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसके जो है भूख और प्यास दोनों में वृद्धि करना उसका काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। देखिए, बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। चूँकि देखिए बच्चे की आयु 16 वर्ष है ना, और 75 अंक उसने प्राप्त करे हैं। तो आपको ऑप्शन बताना कौन सही होगा, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष। वास्तविक देखिए, बुद्धि वृद्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। वास्तविक आयु या मानसिक आयु में बहुत अंतर होता है। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता को बताती है, परंतु बुद्धि परीक्षण के द्वारा यह ज्ञात होता है कि बालक की मानसिक योग्यता में विकास कितना हो रहा है। मानसिक आयु का सूत्र मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 बराबर
बुद्धि लब्धि। चूँकि बालक की आयु 16 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि का अंक 75 वर्ष है, अतः बालक की जो मानसिक आयु होगी वो होगी, देखिए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणा 100। अब चूंकि यहाँ पर मानसिक आयु पूछी हुई है तो मानसिक आयु में आ गया आपका क्वेश्चन वाला चिन्ह, और वास्तविक आयु जो है बच्चे की वो है 16 वर्ष गुणा 100। तो इस हिसाब से अगर हम इसका IQ निकालते हैं तो इस तरीके से आ जाता है 12/16 गुणा 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 1200 की भाग करी 16 से जब हमने, तो 16 सत्ते 112 बचे 8, 0 लगाया, ठीक है। फिर आता है आपका 16 पंजे 80। तो इस प्रकार का आंसर आ जाता है आपका 75 अंक, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1, 12 वर्ष। तो यदि किसी बुद्धि परीक्षण में 16 वर्षीय आयु की बच्चे की IQ 75 अंक प्राप्त करता है तो उसका मानसिक आयु होती है 12 वर्ष, ठीक है। अगला देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में क्या होते हैं? देखिए, सभी अंग होते हैं ये जितने दिए हुए हैं, या फिर सिर्फ मस्तिष्क होता है, मेरुदंड होते हैं, या मस्तिष्क या मेरुदंड दोनों होते हैं। राइट आंसर बताना है आपको। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन से अंग होते हैं? ऑप्शन में आपके मस्तिष्क है, मेरुदंड है, मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों हैं, सभी अंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों स्थित होते हैं। इसमें मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है और मेरुदंड जो होता है आपका हड्डियों द्वारा सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। अगला देखिए, मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक है, क्या चीज़ है मनोग्रसित बाध्यता विकृति? ऑप्शन देखिए, मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, या फिर कार्य प्रारूप विकृति है। जो मनोग्रसित बाध्यता एक जो होती है चिंतनग्रस्त विकृति होती है, जिसमें व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता, इसके अलावा उसके व्यवहार में कई प्रकार के परिवर्तन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 7, मनोग्रसिता बाध्यता जो है एक चिंता विकृति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया है? ऑप्शन देखिए, मेरीफील्ड ने, टॉरेंस ने, कोलैम्ब्रुन्स ने, या केंट ने। सृजनशील की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था? राइट आंसर दीजिए। देखिए, एलिस पॉल टॉरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था, जिसके कुछ मापक होते थे, जैसे धारा प्रवाह, लचीलापन होना, वास्तविकता, विस्तारपूर्ण एवं अमूर्तता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, टॉरेंस, ठीक है। टॉरेंस का पूरा नाम है एलिस पॉल टॉरेंस, ठीक है। इन्होंने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, थार्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? ऑप्शन है आपके व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या उपरोक्त से कोई नहीं। आपको बताना है थार्नडाइक का सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आता है। थार्नडाइक का सिद्धांत जो है आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। इन्होंने थार्नडाइक ने जो है पशु मनोविज्ञान के अध्ययन के अतिरिक्त मानसिक व्यवहार, प्रथम पठन क्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है थार्नडाइक ने, ठीक है। तो इस प्रकार से थार्नडाइक का सिद्धांत जो है आपका व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, व्यवहारात्मक सिद्धांत। आगे देखिए, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? देखिए, ऑप्शन है आपके सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गयात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं।
देखिए सीखने का वक्र किसे कहते हैं, किसी सीखते समय एक रुकावट आ जाना, है ना। तो यहाँ पर सीखने का वक्र जो है सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। सीख रहे होते हैं ना, प्रगति के में वक्र रुकावट आना मतलब प्रगति के सूचक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, सीखने के वक्र सीखने की प्रगति के सूचक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है आपके बेंडूरा और वाल्टर, दूसरा डोलर्ड और मिलर, या कार्ल रोजर्स, या यूंग। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। देखिए व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बेंडूरा एवं वाल्टर द्वारा प्रतिपादित है। बेंडूरा ने कई कहानियों के माध्यम से मानव के सामाजिक व्यवहार को दर्शाया है। इन्होंने व्यवहार अधिगम के लिए क्लासिकल कंडीशनरिंग का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। वाल्टर द्वारा 1977 में इसी सिद्धांत को और भी बढ़ाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, व्यक्तित्व सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बेंडूरा और वाल्टर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, या बुद्धि, या अधिगम, या नैतिकता। मूर्त अधिगम में मिरर ड्राइंग परीक्षण का उपयोग किया जाता है। यह परीक्षण एक ऐतिहासिक परीक्षण होता है जिसका उपयोग अध्ययन के अधिगम के लिए किया जाता है। यह परीक्षण स्नूडी द्वारा 1920 में तथा एडम द्वारा 1987 में प्रभाव में लाया गया था। इस परीक्षण में छात्रों को दाएं व बाएं हाथ के उपयोग के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। तो यहाँ पर इस हिसाब से ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, मिरर ड्राइंग परीक्षण अधिगम मापन हेतु प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है। ऑप्शन देखिए, प्रसार क्षेत्र, दूसरा माध्यमिक, 3 औसत विचलन, या 4 मानक विचलन। राइट आंसर बताइए कौन सा सही हो सकता है। देखिए माध्य एवं माध्यिक केंद्र प्रवृत्ति की एक माप है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, माध्यिक जो है आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है। ऑप्शन है TAT, या 16 PF, या क्लाउड पिक्चर टेस्ट, या ड्रॉ ए मैन टेस्ट। राइट आंसर बताना है आपको। देखिए TAT परीक्षण के माध्यम से न्यूरोटिक व्यक्तियों के व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। 16 PF जो है वह स्टडी बच्चों के लिए एक अलग प्रकार का परीक्षण होता है। 16 PF स्टडी। क्लाउड पिक्चर टेस्ट छात्रों में किसी वस्तु के प्रकार को ध्यान में रखकर उसका चित्र बनाने का परीक्षण होता है। ड्रॉ ए मैन टेस्ट एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसके द्वारा बच्चों की अमूर्तर बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इन शेष में से भिन्न है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक कौन थे। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है। हॉलिंगबर्ग, हेविंगहर्स्ट, जीन पियाजे, या हॉल। देखिए विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक रॉबर्ट हेविंगहर्स्ट थे, जिन्होंने 1950 में इस प्रत्यय की खोज की कि हेविंगहर्स्ट के अनुसार विकासात्मक कार्य का उदय मनुष्य जीवन में तब होता है जब उसका सामाजिक क्षेत्र विस्तृत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, हॉलिंगबर्ग। सॉरी, हेविंगहर्स्ट। ऑप्शन सही होता है यहाँ पर हेविंगहर्स्ट। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक हेविंगहर्स्ट थे। अगला देखिए, सीखने में पलायन आधारित है। सीखने में पलायन आधारित है किसमें। ऑप्शन देखिए, सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, या पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। सीखने में पलायन यानी अधिगम से दूर भागना नकारात्मक पुनर्वलन पर आधारित है। पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल द्वारा दिया गया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, नकारात्मक पुनर्वलन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? ऑप्शन है अभिवृत्ति का नियम, या प्रभाव का नियम, समानता का नियम, या सहचर्य अंतरण का नियम। देखिए, थार्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह सीखने का प्रयास करता है, तथा जिन कार्यों को वह करने की व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह छोड़ देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अभिवृत्ति का नियम। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसके अन्वेषण में के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का प्रयोग किया जाता है? केस अध्ययन में, प्रयोगीकरण में, सर्वेक्षण में, या अंतदर्शन में? देखिए, सर्वेक्षण विधि में ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। इस विधि में सामान्यतः सर्वे के आधार पर शैक्षिक तथा सामाजिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 सही। निम्न में से सर्वेक्षण में अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है। अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? आपको आंसर देना है। अल्बर्ट बैंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से, या व्यवहारात्मक सिद्धांत से, या विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत से, या विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत से। आपको राइट आंसर देना है कि अल्बर्ट बैंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित हैं। देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बैंडूरा का सिद्धांत है। यह सिद्धांत अक्सर व्यवहारवादी और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच सेतु होता है, जिसमें ध्यान, स्मृति और सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अल्बर्ट बैंडूरा सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? ऑप्शन देखिए, विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या श्रिलवर्ट ने। विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, या श्रिलवर्ट ने मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? राइट आंसर बताइए। देखिए, यहाँ पर बताते हैं, मानसिक आयु का प्रत्यय विनय साइमन द्वारा दिया गया था। मानसिक आयु बालक की व्यक्तित्व की समान मानसिक योग्यता बताती है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विनय साइमन। बुद्धि लब्धि परीक्षण भी आपका जो है विनय साइमन के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपरों में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आते हैं, ये बार बार आते हैं। ये निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ऑप्शन देखिए, तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम, या अभ्यास का नियम। राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से नियम जो है आपका सीखने का नहीं है। देखिए, सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। पहला है आपका तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है प्रभाव का नियम। और ये नियम आपके थार्नडाइक द्वारा दिए गए हैं। तो इसमें जो तनाव का नियम है ये आपका सीखने का नियम नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, बाकी तीनों जो नियम हैं आपके वो सीखने के नियम हैं जो कि थार्नडाइक द्वारा दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीखने से संबंध प्रक्रिया में पावलोव ने प्रयोग किया था। सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर, या चूहे पर? राइट आंसर दिखाओ, ऑप्शन दीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए राइट आंसर कि कौन सा सही हो सकता है। इसमें पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर, बंदर पर, कुत्ते पर, या चूहे पर? देखिए, मनोवैज्ञानिक जो पावलोव थे ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत था इनका, जिसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि उन्होंने 1904 में दिया था, जिसे समझाने हेतु इन्होंने कुत्ते पर इसका प्रयोग किया था, जिसमें भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, कुत्ते पर। पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर।
सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया था? सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है आपके थार्नडाइक ने, या कोहलर ने, या पावलव ने, या वुडवर्थ ने। आपको राइट आंसर देना है। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थार्नडाइक ने, कोहलर ने, पावलव ने, या वुडवर्थ ने। राइट, देखिए यहाँ पर सूझ द्वारा जो सीखने का सिद्धांत था आपका, उसका प्रतिपादन कोहलर द्वारा किया गया था। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। कोहलर ने इस संबंध में एक भूखे चिंपैंजी पर इसका प्रयोग किया था। तो यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर 2 कोहलर। ठीक है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलर ने किया था। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करते रहने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या है प्रक्रिया? क्या है? प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है, या फिर प्रत्यक्षीकरण है? कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। क्या है? प्रेरणा है। ऑप्शन देखिए, प्रेरणा है, संवेदना है, सीखना है, या प्रत्यक्षीकरण है। देखो, प्रेरणा व्यवहार की व्याख्या करने के लिए प्रयोग में लाने वाली एक सैद्धांतिक निर्माण की प्रक्रिया है। यह लोगों द्वारा कार्य को आरंभ करने तथा उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 प्रेरणा। अगला देखिए, विस्मृति कम करने का उपाय है। विस्मृति कम करने का उपाय है। कौन सा उपाय है विस्मृति कम करने का? सीखने की कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, या स्मरण करने में कम ध्यान देना। कौन सा है आपका जो विस्मृति कम करने का उपाय है? राइट आंसर दीजिए। देखिए, विस्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति कुछ बातों को भूल जाता है, परंतु जब उन्हीं बातों को पुनः उसके सामने दोहराया जाए या पुनरावृत्ति होती रहे तो वह उसे याद रखता है, यानी उसकी स्मृति होती रहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 पाठ की पुनरावृत्ति, बार बार उसको दोहराना। अगला देखिए, क्रोध व भय प्रकार हैं। क्रोध व भय प्रकार हैं काय के? अभिप्रेरणा के हैं, संवेग के हैं, परिकल्पना के हैं, या मूल प्रवृत्ति के हैं? बताइए, राइट आंसर दीजिए। क्रोध व भय प्रकार हैं, किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है आपके अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, या मूल प्रवृत्ति के। देखिए, बच्चों में जो है संवेग वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। संवेग जो होता है बच्चों में वातावरण व्यक्तित्व के भावात्मक तत्व एवं परिस्थितियों के प्रति भावों से निर्मित होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें संवेगात्मक विकास विकसित होता जाता है, जिससे वे प्रभावित होते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं, जैसे भय, घृणा, करुणा, दुख, आश्चर्य, भूख, स्वाभिमान, क्रोध, वात्सल्य इत्यादि, है ना। और जो है आपके 14 संवेग तो आपके पाठ में हमने पढ़ा ही चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप विजिट कर सकते हैं चैनल पे। संवेग का चैप्टर तो आपका कम्प्लीटली पूरा सारे ही चैप्टर अब कंप्लीट हो गए हैं लमसम, है ना। तो यहाँ पर आपका जो क्रोध और भय किसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 संवेग। संवेग है ना ये, इसलिए संवेग वाला हो जाएगा। अगला देखिए, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है, या चिंतन है? राइट आंसर बताइए। किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना क्या कहलाता है? देखिए, जब बच्चा किसी व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करता है तो उसे अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 2, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार को की नकल करना अनुकरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करता है तो उसे कहते हैं। यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ऑप्शन देखिए, नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या प्रशिक्षण स्थानांतरण, या सीखना।
राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। जो आपका, जब कोई व्यक्ति किसी कौशल द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किसी दूसरी परिस्थिति के अनुसार करता है तो इस स्थिति को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है, अर्थात सीखी हुई क्रिया या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना। स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, नकारात्मक, सकारात्मक एवं शून्य स्थानांतरण। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है, अगला देखिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपके कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। राइट आंसर बताइए कौन सा सही होगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। देखिए, विस्मृति एक प्रकार की मानसिक क्रिया है जिसमें याद की हुई बातें मस्तिष्क से विस्मृत हो जाती हैं, यानी कि भूल जाते हैं। यह एक प्रकार की निष्क्रिय एवं नकारात्मक क्रिया है। मनोवैज्ञानिक टी.पी. नन के अनुसार सीखी हुई बात का स्मरण रखने व पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विस्मृति। देखिए, टी.पी. नन ने कहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मृति कहते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। टर्मन के अनुसार 90 से 100 जो बुद्धि लब्धि होती है उसका उसमें बालक, IQ वाला बालक क्या माना जाता है। ऑप्शन है आपके मंद बुद्धि माना जाता है, सामान्य बुद्धि माना जाता है, श्रेष्ठ बुद्धि माना जाता है या क्षीण बुद्धि माना जाता है। राइट आंसर बताइए। देखिए, जो आपकी बुद्धि लब्धि होती है वो बालक या व्यक्ति की समान योग्यता के विकास की गति बताती है। बुद्धि लब्धि जो निकालते हैं उसका सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। तो इस सूत्र के आधार पर 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक जो होता है सामान्य बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामान्य बुद्धि। ठीक है, अगला देखिए, हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। देखिए, ऑप्शन देखिए, बुद्धि की प्रकृति की, अधिगम्य अभिप्रेरणा की भूमिका की, या मूल्यों के विकास की, या किशोरों के मनोविज्ञान की। आपको बताना है हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए हॉल ने क्या सिद्धांत जो है कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, उसके सिद्धांत में किन के विषय में बात की हुई है। देखिए, जो मनोवैज्ञानिक हॉल हैं इन्होंने किशोरों का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्या किया है, किशोरों के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता के साथ मानसिक उद्वेग का काल है, उसने नई नई रुचियों का विकास होता है, उसमें नई नई रुचियों का विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है हमारा सही किशोरों के मनोविज्ञान का। तो हॉल का सिद्धांत जो है आपका किशोरों के मनोविज्ञान का व्याख्या करता है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में किसने महत्व दिया था। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्नलिखित में से किसने महत्व दिया था। ऑप्शन है आपके कैमेनियस ने, या हॉल ने, या हॉलिंगबर्थ ने, या फ्रायड ने। राइट आंसर बताइए कौन सा सही है। देखिए, सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास, जिसे व्यक्तित्व विकास भी कहा जाता है, का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसकी 5 अवस्थाएं थीं। एक पहली थी मुखावस्था, दूसरी गुदावस्था, तीसरी शैशवस्था, फिर थी आपकी सुषुप्तावस्था, तथा फिर अगला था जननांगी अवस्था। जो आपकी मुखावस्था थी वो 0 से 2 वर्ष तक की थी, फिर गुदावस्था थी 2 से 3 वर्ष तक की, शैशवस्था 3 से 7 वर्ष तक की, सुषुप्तावस्था थी आपकी 7 से 11 की, तथा जननांगी अवस्था आपकी थी 11 से प्रौढ़ावस्था तक की। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, पूरा नाम इनका सिगमंड फ्रायड है। मानव व्यक्तित्व को मनोलैंगिक विकास को सिगमंड फ्रायड ने महत्व दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन,
मनोवैज्ञानिक की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन है आपके डब्ल्यू वुंड ने, या सिगमंड फ्रायड ने, या पावलव ने, या वाटसन ने। देखिए, जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इस समय, जो आपको बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में उपयोगी सिद्ध होंगे, और इसमें से 101% क्वेश्चन में जो है आपका फंसेगा। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, है ना। ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है इसमें? प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की है? देखिए, 1879 ईस्वी में विलियम वुंड ने शिफ्शिंग जर्मनी में प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। किसने की थी? किसने की थी? विलियम वुंड ने। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, विलियम वुंड। डब्ल्यू यानी विलियम, ठीक है, और वुंड। अगला क्वेश्चन देखिए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? ऑप्शन है आपके फ्रांज ब्रेंटनॉ, दूसरा है मैक्स वर्थिमार, तीसरा है एडगर रूबिन, या कर्ट लेविन। आपको राइट आंसर देना है, कौन सा सही है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ब्रेंटानो ने, मैक्स वर्थिमार ने, एडगर रूबिन ने, या कर्ट लेविन ने। जो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला थी वह जर्मनी में मैक्स वर्थिमर द्वारा रखी गई थी, जो कि 1912 में रखी गई थी। इस सिद्धांत के अन्य वैज्ञानिक हैं कर्ट कॉम्फा तथा कोहलर। सिद्धांत की मुख्य विचारधारा व्यवहार का अध्ययन करना था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, मैक्स वर्थिमर। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स वर्थिमर ने रखी थी। अगला देखिए, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? पहला अधिगम से, दूसरा अभिप्रेरणा से, या तीसरा स्मृति से, या चौथा सृजनात्मकता से। किससे संबंधित है? आपको राइट आंसर देना है। संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम से, स्मृति से, अभिप्रेरणा से, या सृजनात्मकता से। देखिए, संघनन का सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति धारण की गई विषय वस्तु का पुनः स्मरण करके उसे चेतना में लाकर उसका उपयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, स्मृति। संघनन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत जो है आपका निम्न में किस वर्ग का योगदान है? ऑप्शन है आपके व्यवहारवादियों का, या संरचनावादियों का, या मनोविश्लेषणकों का, या गेस्टाल्टवादियों का। आपको बताना है क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का योगदान है। जो क्षेत्र सिद्धांत है वो आपका गेस्टाल्टवादियों का योगदान है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, गेस्टाल्टवादियों का। अगला देखिए, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में किसके मापन हेतु किया जाता है? पहला है व्यक्तित्व के मापन हेतु, या रुचि के मापन हेतु, बुद्धि के मापन हेतु, या अभिक्षमता के मापन हेतु। राइट आंसर दीजिए। देखिए, आपका जो पार्ट है चैप्टर वाइज हम करवा चुके हैं, कुछ पार्ट रह गए हैं, वह भी आपके चल रहे हैं अभी, और अब मॉक टेस्ट चल रहा है आपका। तो आप लगातार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, और स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि स्किप करने से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस भी आपके छूट जाते हैं, है ना। तो हमें जो है शुरू से ही चल रहे हैं, हम आपको बेसिक से लेके चल रहे हैं, सारे ही चैप्टर आपको पढ़ाए हैं हमने, और उसी के आधार पर आपको आज हम क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। तो आप अपनी वीडियो को देखें और अपनी IQ को जांच करें कि आपने कितना अपने जो है ध्यान में उतारा है, कितना याद हुआ है, आपको चेक कीजिए, और उसके बाद अच्छी से अपनी तैयारी को रखिए। ठीक है, देखिए कौन सा क्वेश्चन था हमारा? भाटिया बैटरी का। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? देखिए, वर्ष 1953 में प्रोफेसर CM भाटिया ने एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इसमें 5 प्रमुख बौद्धिक परीक्षण थे। यह भाटिया बैटरी ऑफ
परफॉर्मेंस स्टेट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, बुद्धि। भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि के मापन हेतु किया जाता है, बुद्धि परीक्षण के लिए। ठीक है, अगला देखिए, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन है आपके हल ने, या थार्नडाइक ने, या स्किनर ने, या वाटसन ने। आपको राइट आंसर देना है। जो अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय था ये आपका स्किनर द्वारा दिया गया था। स्किनर द्वारा अभिक्रमायोजित अधिगम प्रत्यय का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है स्किनर। अभिक्रमायोजित अधिगम का सिद्धांत है जो कि आपका स्किनर द्वारा दिया हुआ है। अगला देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृत्ति या क्षमता। क्या कहते हैं? राइट आंसर बताइए। देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रचित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिगम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम। ठीक है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन देखिए, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत, या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। राइट आंसर कौन सा है इसमें से बताइए। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? देखिए, संज्ञानात्मक बुद्धि फ्लूइड एवं क्रिस्टलाइज सिद्धांत का ही एक सिद्धांत है जिसमें बालकों को समस्या समाधान में राहत मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। संज्ञान सिद्धांत जो है आपका बुद्धि के फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, अगला देखिए, बुद्धि लब्धि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? देखिए, आपको सूत्र बताया हुआ ही है। ठीक है, IQ बराबर जो है मानसिक आयु कितनी है यहाँ पर? 10 वर्ष है ना, और फिर आ जाता है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी पूछी है, तो उसकी जो है वास्तविक आयु कितनी है? 8 वर्ष का है और मानसिक आयु 10 वर्ष हो गई और गुणा 100। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा आपका ऑप्शन सही बताइए करिए। देखिए, यहाँ पर 0 से 0 काट दिया। ठीक है ना, फिर यहाँ पर गुणा करी, आएगा आपका 10 गुणा 100 बराबर 1000। फिर आएगा 8 से भाग वो कर देते हैं इसका, 8 एकम 8। ठीक है, फिर बचे 2 यहाँ पर, फिर आ जाता है 8 दूनी 16 हो गए। फिर यहाँ बचे 4, फिर आता है 8 पंजे 40। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है आंसर आपका 125 है ना। तो यहाँ पर जो है आपका 8 वर्ष सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? 125। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? यहाँ पर देखिए, संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? ऑप्शन है आपके जेम्स लैंग का सिद्धांत, या हाइपोथैलेमिक का सिद्धांत, या सक्रियता का सिद्धांत, या अभिप्रेरणा का सिद्धांत। राइट आंसर बताना है आपको कि कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। देखिए, जेम्स लॉन्ग सिद्धांत यह विचार देता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लॉन्ग ने अपने एक लेख में यह तर्क दिया है कि ज़्यादातर भावनात्मक अनुभव शारीरिक बदलावों के कारण
होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, जेम्स लॉक का सिद्धांत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? राइट आंसर बताइए। देखिए, चिंता एक ऐसा तनाव है, ऐसा संवेग है जिसे किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न तनाव संवेगिक तनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिंता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? ऑप्शन है आपके भाषा विकास से, या सामाजिक विकास से, या नैतिक विकास से, या शारीरिक विकास से। किस विकास से संबंधित है कोहलबर्ग का सिद्धांत? कोहलबर्ग का सिद्धांत आपका नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर्ग ने कहानियों के माध्यम से नैतिक विकास की अवस्थाओं को साक्षात्कार किया तथा यह पाया कि अवस्थाएं सार्वभौमिक होती हैं। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। ठीक है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन देखिए, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है, या फिर बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका की बातों को सुने और उनका अनुपालन करें, या फिर व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, या फिर स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर बताइए कि चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए, यदि कोई शिक्षक अपने शिक्षार्थियों के चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु उन्हें सक्षम बनाना चाहता है तो शिक्षक को चाहिए कि वह स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या दे तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करे। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, याद करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनना, या फिर शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, या फिर जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना, या शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। राइट आंसर आपका क्या है? कमेंट कीजिए। देखिए, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष अधिगम के संबंध में सक्रियबद्धता से अभिप्राय कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों की जांच पड़ताल करना है, उनसे प्रश्न पूछना है और वाद विवाद के लिए उनको प्रेरित करना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। देखिए, ऑप्शन देखिए यहाँ पर, कब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं? शिक्षक की डांट से बचने के लिए, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर, या अपनी रुचि से, या पुरस्कार के लिए। देखिए, बच्चे स्वयं बेहतर तरीके से सीखते हैं और तब वे ज़्यादा सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि को स्वयं की रुचि से करते हैं। अपने आप करेंगे तभी तो वह उसको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ताकत लगाए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग लगाए करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रुचि भी लेंगे, है ना? तो मन से करेंगे अपने अंदर से। तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, अपनी रुचि से। जब बच्चे अपने रुचि से किसी चीज़ में भाग लेते हैं तब वे सर्वाधिक सृजनशील होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखना चाहिए? भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषीय होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा किसके रूप में देखा जाना चाहिए? नंबर 1, परेशानी, समस्या, या फिर संसाधन या बाधा। बताइए, परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा किसके रूप में शिक्षक को द्वारा देखा जाना चाहिए?
देखिए, बहुभाषिता जो है आपकी, भारत में भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है। हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे भाषा बदली हुई है। आप अभी 10 किलोमीटर आगे निकल जाइए, कोई और सी भाषा आपको सुनने को मिल जाएगी। फिर 15 किलोमीटर आगे निकल जाइए, फिर कोई और सी भाषा आपको सीखने को मतलब सुनने को मिल जाएगी। तो बहुभाषिता भारत में एक भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह इसका उपयोग एक संसाधन के रूप में करे, है ना, क्योंकि संसाधन के रूप में करेगा तो अच्छे से शिक्षा दे पाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, संसाधन। ठीक है, कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां कैसी होती हैं? बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर होती हैं, या शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक होती हैं, या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर रूपी में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। बच्चों की जो गलतियाँ जो होती हैं, शिक्षार्थियों की गलतियाँ और त्रुटियाँ, उनके साथ क्या करना चाहिए? देखिए, जो बच्चों की गलतियाँ होती हैं, शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ होती हैं और त्रुटियाँ होती हैं, उनको उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखे जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? किसके विचार से हैं नन्हे वैज्ञानिक? स्किनर के, पावलव के, युंग के, या पियाजे के? राइट आंसर दीजिए, कौन सा सही है? देखिए, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के विषय में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। जो ये उपरोक्त विचार है, इसका संबंध बाल मनोवैज्ञानिक पियाजे से है। ठीक है, जो कि बाल मनोवैज्ञानिक थे पियाजे, इन्होंने ये कहा था कि जो है बच्चे जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा इन्हें नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के विषय में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, या बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, या बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बताइए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है, कमेंट करके बताइए। देखिए, यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से हमारा तात्पर्य बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देने से है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, किस प्रकार से? देखिए, ऑप्शन प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और सबसे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चे को पुरस्कार देकर, या फिर कोई भी सहायता ना देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, या फिर उस पर एक भाषण देकर, या फिर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। राइट आंसर दीजिए, कौन सा सही होगा यहाँ पर? जटिल परिस्थितियों का संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। जटिल परिस्थितियाँ हैं ना, ये जटिल परिस्थितियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देंगे तो वैसे भी बच्चे जो है कठिन परिस्थिति में प्रतियोगिता में अटकेंगे ना, तो ये तो आंसर सही नहीं होगा। और कोई भी सहायता नहीं देंगे तब भी ये भी गलत है, भाषण देने से भी कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देंगे और बांटने के बाद निर्देश लिखकर बच्चों की सहायता करेंगे। ठीक है, ऑप्शन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। ये क्या है? अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, या फिर एक प्रभावी आकलन युक्ति है, या फिर समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते,
या फिर अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। राइट आंसर बताइए। देखिए, व्यक्ति ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं क्योंकि उनमें अनुभवों का मिश्रण हो जाता है। अतः शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है, जो कि समस्यात्मक है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं, ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या कहलाता है? जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र क्या कहलाता है? ऑप्शन देखिए, बेहतर होता है, स्थिर रहता है, अवनत होता है या समान रहता है। सीखने का वक्र कैसा रहता है? ठीक है, सीखने का वक्र कैसा रहता है? बेहतर होता है, अवनत रहता है, स्थिर रहता है या समान रहता है? देखिए, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। कैसा होता है? बेहतर। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। कौन से नमूने का अनुगमन करती है? ऑप्शन देखिए, एड़ी से चोटी तक के, या अव्यवस्थित नमूने का, या अप्रत्याशित नमूने का, या क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक किस नमूने से अनुगमन करती है? देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है। यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए, सैद्धांतिक आपके सारे ही पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं, कुछ रह गए हैं 1-2, वो भी आपके कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और साथ में बने रहें। और एग्ज़ाम का रिजल्ट कैसा रहेगा इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपके सारे ही क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हम छाट कर लाए हैं, जो कि आपके परीक्षा में फंसने ही फंसने हैं। तो इस प्रकार से आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि एग्ज़ाम में हम कैसे पेपर देंगे। और कुछ भी तो फटाफट तो होता ही नहीं है, आपको तैयारी तो शुरू से ही करनी पड़ेगी, है ना। तो अभी से चलते चलिए और एग्ज़ाम टाइम तक आप अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, है ना। और कहीं आप देखो, पाठ को पढ़ेंगे तभी आप अच्छे से रिजल्ट देंगे ना, तो पाठ को भी पढ़िए। ठीक है, मॉक टेस्ट के साथ साथ पाठ को भी पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? ऑप्शन देखिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। दूसरा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यह विकास एक सरल आयामी है या विकास पृथक होता है। कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा? देखिए, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती, तथा विकास एक आयामी नहीं होता, बल्कि जो विकास होता है उसके लिए मानसिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। अगला देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन देखिए, वातावरण के प्रभाव के कारण, या जन्मजात विशेषताओं के कारण, या वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रियाओं के कारण, या प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों के भिन्न भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। राइट आंसर दीजिए। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? देखिए, भिन्नता होने का सबसे मेन कारण है आपका वंशानुक्रम। जहाँ वंशानुक्रम जहाँ हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, वहीं वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। अतः व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे के समाजीकरण में परिवार क्या भूमिका निभाता है? बच्चे के समाजीकरण में परिवार किस प्रकार की भूमिका निभाता है? कम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
रोमांचकारी भूमिका निभाता है, मुख्य भूमिका निभाता है या गौण भूमिका निभाता है? राइट आंसर बताइए। देखिए, बच्चे के समाजीकरण में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का यह मत है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे योग्य व्यक्ति बनाती है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। प्राइमरी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? जोड़ा सही मिलान वाला देखना है आपको। ऑप्शन देखिए, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है, या औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, या शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग करना और अनुमान लगाने में सक्षम होना, या पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। राइट आंसर बताइए। देखिए, यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक बच्चा अधिगम प्रक्रिया में साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। इस प्रश्न में दिए गए अन्य विकल्प में उचित मिलान नहीं है, यानी कि कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है, सारे ही ऑप्शन इसमें गलत हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आ जाते हैं आपके समस्यात्मक प्रश्न में। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक बच्चा जो होता है साधारण वर्गीकरण करने योग्य होता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। सॉरी ऑप्शन यहाँ पर 1 पहला वाला सही है, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा। बाकी 3 गलत हैं ये वाले। साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य जोड़ा है। ठीक है, अन्य विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? बच्ची कह रही है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? प्रतीकात्मक विचार को, अहम केंद्रित चिंतन को, कार्य कारण को, या विपणन चिंतन को? देखिए, बच्ची यदि कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्यकरण की समझ को प्रदर्शित कर रही है, क्योंकि उसने कपड़े सुखाने के तरीकों को देखा है, उसको ज्ञान है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कार्य कारण। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से कैसा होता है? भिन्न होता है बजाय किसके? देखिए, यहाँ पर ऑप्शन है आपके मात्रा या प्रकार, आकार या मूर्त परक, या प्रकार या मात्रा, या आकार या किस्म। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि वयस्कों एवं बच्चों के सामाजिक अनुभवों में अंतर होता है। ठीक है, सामाजिक मात्रा में अंतर होता है, वयस्कों में सामाजिकरण का स्तर अधिक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रकार मात्रा, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन देखिए, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, या शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें बताइए? देखिए, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता के उदाहरण होते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 1 अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है, या परिपक्व होने से सीखते हैं, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बताना है आपको। देखिए, वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन देखिए, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं
क्या प्रस्तुत किए हैं कोहलबर्ग ने? संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण या नैतिक विकास के चरण? कोहलबर्ग ने कौन से चरण प्रस्तुत किए हैं? देखिए, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को 3 स्तरों पर 6 चरणों के प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। ठीक है, जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का चरण थे वो 3 स्तरों पर थे तथा 6 चरणों में थे और प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। यानी 3 स्तर हो गए, 2-2 चरण हो गए तो 6 हो गए उसके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, नैतिक विकास के चरण। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? देखिए, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है, या फिर एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है, या फिर कक्षा कक्ष जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, या फिर एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों के व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता हो। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन सा प्रदर्शित कर रही है, बताइए। देखिए, जब कक्षा कक्ष में किसी कक्षा में जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है, तो ये स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। यानी बच्चों को समूह बना दिया गया है और समूह के अनुसार उन्हें कार्य दिया गया है और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए, बुद्धि है। क्या है बुद्धि? बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, या एक अकेला और जातीय विचार है, या दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है? बुद्धि क्या है, बताइए। राइट आंसर। देखिए, बुद्धि जो है आपकी सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, अर्थात बुद्धि व्यक्ति का भी संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही होता है, ऑप्शन नंबर 1, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। ठीक है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। कैसा काल है? प्रश्न देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कैसा काल है? कम महत्वपूर्ण काल है, अहम महत्वपूर्ण काल है, या अति संवेदनशील काल है, या निरपेक्ष काल है? कैसा काल है? देखिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है, क्योंकि भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है, इसलिए यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ होता है ना। तो प्रारंभिक बचपन जो आपका है अति संवेदनशील काल के समक्ष आता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, अति संवेदनशील। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। एक सह शिक्षा कक्षा में, अगला देखिए, एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है, लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की है? एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी किस प्रकार की है? जातीय भेदभाव का परिचायक है, या लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों भेदभाव की रूढ़िवादी का धारणा को प्रकट करता है, या लड़कियों पर लड़कों के जीव वैज्ञानिक महत्व को उजागर करता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, बताइए। देखिए, यहाँ पर जो है, जो शिक्षक कह रहा है लड़के बनो लड़कियों से व्यवहार मत करो, तो ये जातीय भेदभाव का परिचायक है। ठीक है, या फिर लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का अच्छा उदाहरण है, या लड़के लड़कियों में भेदभाव रूढ़िवादी का धारणा को प्रकट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले व्यवहार का वो आ रहा है ना, तो यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादिता धारणा को प्रकट कर रहा है। ठीक है, रूढ़िवादी है ना, ये पुराने विचारों को मानने वाले, लड़कियों से व्यवहार मत करो, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िवादी धारणा को प्रकट करना। अगला देखिए, आकलन है। क्या है आकलन? बच्चों को लेबल करने यानी नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है, या बच्चों में प्रतियोगिता भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना है, या सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना है, या सीखने में सुधार का एक तरीका है?
क्या है आकलन, बताइए राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है, उसके अनुसार आकलन का प्रयोजन निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं सामग्री में सुधार लाता है। अतः आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4, सीखने में सुधार का एक तरीका जो है आपका आकलन कहलाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। देखिए, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए, या यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख ही नहीं सकते, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, या यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार हैं। समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा कथन कर रहा है, बताइए। देखिए, समावेशन एक दर्शन है, सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ये समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है, क्योंकि आज की जो शिक्षा है वह समान है और सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, इस पर सरकार प्रयासरत है। तो यही सबसे अच्छा उदाहरण है, वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि क्या करना चाहिए कि उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दें, या उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा कक्ष में होने वाली चर्चा में शामिल करें, या उन्हें कक्षा कक्ष में अलग बिठाएं, या फिर उन पर ध्यान ना दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को इनमें से क्या करना चाहिए, राइट आंसर दीजिए। देखिए, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा कक्ष में होने वाली चर्चा में शामिल करें, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता की पहचान करता है। ऑप्शन है आपके मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना, यानी मूड स्विंग्स, या फिर अपमानजनक व्यवहार, या बी को डी, वास को स्वा और 21 को 12 लिखना, या फिर कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। राइट आंसर बताइए, कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम योग्यता की पहचान करता है। देखिए, किसी बच्चे के मनोभाव का जल्दी जल्दी बदलना व्यवहार से उसकी अधिगम योग्यता की पहचान की जा सकती है। अधिगम योग्यता की पहचान के अन्य विकल्प जो इसमें दिए हैं वो सही नहीं है। सही विकल्प यही है कि आपका किसी बच्चों के मनोभाव को जल्दी जल्दी बदलना, ठीक है, मूड स्विंग्स। तो यहाँ पर मूड स्विंग्स जो होता है बच्चे के अधिगम योग्यता की पहचान करता है। अगला देखिए, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या करना चाहिए, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। देखिए, विशिष्ट बालक जो है शिक्षा का इस समय सरकार बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। विशिष्ट कक्षाएं लगती हैं, सामान्य कक्षा में ही बच्चे आते हैं, सामान्य विद्यालयों में समान बच्चों के साथ पढ़ते हैं विशिष्ट बालक। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका, एक दिव्यांग बच्चा है जो आंशिक रूप से देख सकता है, विद्यालय प्रबंधन को उसके लिए विशेष प्रकार का प्रावधान करना चाहिए तथा ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमित रूप से विद्यालय आए। यहाँ पर ऑप्शन हो जाता है आपको ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाता है। देखिए, यहाँ पर जो गवर्नमेंट द्वारा सुविधाएं दी हुई हैं, विशेष बच्चों के लिए विशेष प्रकार की सामग्री भी उपलब्ध कराई जाती है, विशिष्ट शिक्षक भी होते हैं जो विद्यालय में आते हैं और उस बालक को शिक्षित करते हैं, ठीक है। तो समान बच्चों के साथ ही वह रहते हैं, डेली विद्यालय आते हैं, बच्चे सीखते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, और जो विशिष्ट शिक्षक आते हैं वह उनको शिक्षित उसी विद्यालय में करते हैं। चलिए अगला देखिए, सीखना है। सीखना कैसा है, सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित नहीं होता। सीखना जो है, ऑप्शन देखिए, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, या सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या सीखना सीखने वालों के संवेगों से स्वतंत्र होता है, या सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है। राइट आंसर बताइए। देखो, सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, ठीक है, क्योंकि जो होता है
अर्थात व्यक्ति जो होता है जीवन में बहुत सी बातें सीखते हैं तथा बहुत से कार्य करते हैं। कभी कभी जब हम कोई नया कार्य करते हैं तो ऐसा लगता है कि इन नवीन कार्यों को पूरा करने या सोचने में कुछ पहले सीखा हुआ ज्ञान या अनुभव काम में आ रहा है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो पुराने अनुभव भी उसमें समावेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4। सीखना जो है सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने जाने क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताए। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे द्वारा डाली गई पोस्ट की हुई वीडियो समय से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख पाएँ और अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले MCQ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।